एमपी लैंड रेवेन्यू कोड एक बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है एमपी सिविल जज एग्जामिनेशन के लिए। प्रीलिम्स में इससे 5 क्वेश्चंस आते हैं 5 नंबर के, और मेंस में 2 क्वेश्चंस आते हैं 8 मार्क्स ईच। टोटल 16 मार्क्स का वेटेज मेंस में इसका है, जितना किसी और सब्जेक्ट का होता है जैसे सीपीसी या सीआरपीसी या आईपीसी। अब प्रॉब्लम एमपीएलआरसी के साथ यह है कि इसे आपने उतने अच्छे तरीके से नहीं पढ़ा है जितना आपने कोई दूसरा लॉ का सब्जेक्ट पढ़ा है, क्योंकि आपने इसे उतनी बार नहीं पढ़ा है, शायद एक बार ही पढ़ा है या नहीं ही पढ़ा है। और पढ़ा भी है आपने तो सिर्फ प्रोविजंस को याद किया है, आपने उसे बिल्कुल भी समझा नहीं है। इस सब्जेक्ट को आपके एग्जाम के लिए सिंप्लीफाई करने के लिए हम 2 छोटे वीडियोस लेके आए हैं। टुडे इज द फर्स्ट वीडियो। ये वीडियो 3 पार्ट्स में डिवाइड होगा, जिसमें पहले मैं आपको इंट्रोडक्शन बताऊंगा इस एक्ट का कि पर्पस क्या है ये एक्ट, इसके बारे में। दूसरा पार्ट डील करेगा विद द अथॉरिटीज अंडर एमपीएलआरसी। आपने प्री में भी क्वेश्चंस देखे होंगे, कहीं पे तहसीलदार कुछ काम कर रहा है, कोई चीज कलेक्टर कर रहा है, उसमें बड़ा कंफ्यूजन होता है। सो वील ट्राई आवर बेस्ट टू सिंप्लीफाई दिस फॉर यू। और जो लेटर पोर्शन होगा, थर्ड पार्ट जो इस वीडियो का जो एंड पोर्शन होगा, वो डील करेगा एरियाज में। अगर आपने एक बार भी एमपीएलआरसी पढ़ा है तो आपको पता होगा कहीं पे ब्लॉक है, कहीं पे विलेज है, सेक्टर है, सर्वे नंबर है, प्लॉट नंबर है, ये सारी चीजें हैं क्या, उसको थोड़ा सा समझ लेंगे तो याद रखने में इजी होगा। इसके बाद जो सेकंड वीडियो हमारा आएगा उसमें मैं एक एक प्रोविजन वाइज आपको यह बताऊंगा कि किस प्रोविजन से एग्जैक्टली क्या क्वेश्चन प्री का आएगा। लेकिन उन सारी चीजों को याद रखने के लिए एक प्री रिक्विजिट है कि आप ये बेसिक्स अच्छे से समझ लें एमपीएलआरसी के, ताकि आपको याद करने में ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। Hello everyone, this is Nitesh Chaubey. I'm the founder director of ELEC. So let's start this video and make sure that you have MPLRC's Barrett with you. अपने साथ आप MPLRC का नया वाला अमेंडेड वाला Barrett जरूर रखें इस वीडियो को देखते टाइम, ताकि जो भी मैं चीजें यहाँ पे कंक्लूड करूंगा चार्ट्स के फॉर्म में आपको बताऊंगा, आप उसके प्रोविजंस भी क्रॉस चेक करते जाइए कि कहां से वो चीजें कंक्लूड हो रही हैं। मैं मेंशन करते जाऊंगा किस प्रोविजन से क्या चीज हम कंक्लूड कर रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। देखिए, एमपीएलआरसी का जो सेक्शन 57 है वो ये कहता है कि मध्य प्रदेश में जितना भी लैंड है, दिस होल लैंड बिलोंग्स टू दी स्टेट गवर्नमेंट। पूरा लैंड किसको बिलोंग करता है? स्टेट गवर्नमेंट को बिलोंग करता है। तो फिर बाकी लोग जो कहते हैं ये हमारी जमीन है, ये हमारी जमीन है, वो एक्चुअली टेन्योर होल्डर्स हैं, वो उस जमीन को होल्ड कर रहे हैं, लेकिन इट बिलोंग्स टू दी गवर्नमेंट। अब एज भूमि स्वामी आप इस लैंड को होल्ड करते हैं। सेक्शन 158 इस एक्ट का डिफाइन करता है कि भूमि स्वामी होता क्या है। ठीक है, तो आप तो कुछ समय के लिए, या आपको सिर्फ ये दिया गया है फॉर योर यूजेज, है जमीन गवर्नमेंट की, तो ऑब्वियस ही बात है गवर्नमेंट इस पे आपको चार्ज करेगी, कोई चार्ज आपसे लेगी। तो लैंड रेवेन्यू जो वर्ड है ये एक्चुअली वही है जो स्टेट आपसे लेता है रेवेन्यू, उसके लैंड को आपको यूजेज के लिए देने के लिए जो रेवेन्यू स्टेट गवर्नमेंट आपसे लेता है उसी को कहते हैं लैंड रेवेन्यू। अब ये पूरा एक सिस्टम है कि लैंड्स को कैसे डिवाइड किया जाएगा डिफरेंट कैटेगरीज में, और उससे कितनी लैंड रेवेन्यू ली जाएगी ये डिपेंड करेगा कि लैंड किस पर्पस के लिए आप इस्तेमाल कर रहे हैं। एजुकेशनल पर्पसेस के लिए हो रहा है तो अलग लैंड रेवेन्यू का कैलकुलेशन होगा, इंडस्ट्रियल पर्पस के लिए अलग होगा, कमर्शियल पर्पसेस के लिए अलग होगा, ड्वेलिंग हाउस के लिए अगर आप यूज कर रहे हैं तो अलग कैलकुलेशन होगा। इस तरीके से असेसमेंट होता है लैंड रेवेन्यू का, जिसके लिए अथॉरिटीज की जरूरत है। जैसे कि सेक्शन 11 में आप जानते होंगे रेवेन्यू ऑफिसर्स के बारे में बताया है, तो वो आपको देखना है। अब वहां पे भी बड़ा कंफ्यूजन होता है, तो उसको हम उस कंफ्यूजन को क्लियर करेंगे आज। तो ये जो अथॉरिटीज और ये जो पूरा सिस्टम डेवलप किया गया है ये किस चीज के अराउंड है? क्योंकि गवर्नमेंट को आपसे रेवेन्यू लेना है लैंड पे। ठीक है, तो उसको मैनेज करने के लिए, इस पूरे सिस्टम को मैनेज करने के लिए एक्चुअली ये एक्ट होता है, ये पर्पस है एमपी लैंड रेवेन्यू कोड का। ठीक है, अब ये जो अभी प्रेजेंट आप मध्य प्रदेश देख रहे हैं, या ये जो लैंड रेवेन्यू कोड है, ये तो 1956 के में जब रीऑर्गेनाइजेशन हुआ स्टेट्स का और प्रेजेंट मध्य प्रदेश बना तब की कहानी है। अभी जो प्रेजेंट मध्य प्रदेश है, अभी 10 डिवीजन है एमपी में, ये तो अभी की कहानी है। बट उसके पहले अलग था एमपी। जैसे आप देखिए अभी जो प्रेजेंट डिवीजन है वो ये 10 डिविजन्स हैं एमपी में, चंबल, ग्वालियर, उज्जैन, भोपाल एंड ऑल। ये तो प्रेजेंट मध्य प्रदेश है, लेकिन रिऑर्गेनाइजेशन के पहले अलग स्ट्रक्चर था। वो स्ट्रक्चर कुछ ऐसा था।
और अब ये जो अलग अलग रीजन्स थे पुराने, महाकौशल, मध्य भारत, विंध्य प्रदेश, सिरोंज तहसील, भोपाल स्टेट, इन रीजन्स को मिला के प्रेजेंट मध्य प्रदेश बनाया गया। तो देखिए, अब जैसे ये सिरोंज तहसील पहले राजस्थान का पार्ट थी, उसको यहां इंक्लूड कर दिया गया। ये अलग अलग एरियाज थे, भोपाल स्टेट एक अलग था, महाकौशल रीजन एक अलग था। अब ये जितने रीजन थे, यहां अपने लैंड रेवेन्यू से के रिगार्डिंग अपने अपने इनैक्टमेंट्स या लॉज थे। तो ये जो अलग अलग लैंड रेवेन्यू के सिस्टम्स चल रहे थे, एक सिंगल स्टेट में अलग रेवेन्यू सिस्टम्स नहीं हो सकते हैं, इसीलिए रीऑर्गेनाइजेशन के बाद एक यूनिफॉर्म लॉ की जरूरत थी और एमपीएलआरसी इसीलिए इनेक्ट किया गया। ये पर्पस है मध्य प्रदेश लैंड रेवेन्यू कोड का। अब इन रीजन्स के बारे में मैं आपको क्यों बता रहा हूं, क्योंकि जब आप एक इंपॉर्टेंट मेंस का क्वेश्चन है भूमि स्वामी सेक्शन 158, भूमि स्वामी किन्हें बनाया गया, तो वो इस हर रीजन के में जो पहले से लैंड होल्ड कर रहे थे उनको अब प्रेजेंट वाले में भी भूमि स्वामी बनाया गया, उसको आपको पूरा याद करना होता है। आई होप विद द हेल्प ऑफ दिस मैप आप उसको इजीली याद कर पाएंगे, क्योंकि ये रीजन से आप थोड़ा फेमिलियर हो जाइए कि ये अलग अलग रीजन्स को मिला के मध्य प्रदेश बना है। तो अब आगे की कहानी यहीं से शुरू होगी, ठीक है। तो ये तो एक बेसिक है एमपी लैंड रेवेन्यू कोड का कि कौन से दूसरे पार्ट्स को मिला के बना और वहां अपने अपने लैंड रेवेन्यू के सिस्टम चल रहे थे। अब एक यूनिफॉर्म सिस्टम ला दिया गया एमपीएलआरसी के फॉर्म में। अब ये जो प्रेजेंट एक्ट हमारे सामने है, इसमें बहुत सारी अथॉरिटीज हैं अलग अलग। जैसे अगर आप सेक्शन 11 देखेंगे तो उसमें रेवेन्यू ऑफिसर्स की एक बड़ी सी लिस्ट दी है। अब आप अलग अलग प्रोविजंस में अलग अलग रेवेन्यू ऑफिसर का नाम देखते हैं। एक क्वेश्चन तो प्रीलिम्स में सीधे यहीं से आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रेवेन्यू ऑफिसर। तो उसमें इनमें से 3 आपको मिलेंगे और एक जो मिलेगा वो या तो रेवेन्यू इंस्पेक्टर नॉर्मली होता है या पटवारी। वो भी अथॉरिटी तो है एमपीएलआरसी में, बट वो रेवेन्यू ऑफिसर नहीं है। कोतवार, पटवारी, पटेल, रेवेन्यू इंस्पेक्टर, ये सब अथॉरिटीज तो हैं अंडर एमपीएलआरसी, लेकिन रेवेन्यू ऑफिसर नहीं है। ध्यान रखिएगा, यही चारों चीजों में से कुछ एक आता है ऑप्शन में जो रेवेन्यू ऑफिसर नहीं होते। सो ये जो लिस्ट भी दी हुई है, इसके बारे में बहुत क्लियर कट डिवीजन नहीं है। सेक्शन 11 ने तो सिर्फ एक लिस्ट प्रिस्क्राइब कर दी है, लेकिन इसके आगे के सेक्शन 12 के बाद से अगर आप प्रोविजन पढ़ना स्टार्ट करेंगे तो आपको थोड़ी सी इस चीज पे क्लैरिटी आएगी कि ये अथॉरिटीज कौन है, कौन किसके अंडर काम करता है। उसको मैं थोड़ा सा सिंप्लीफाई आपके लिए यहां पे कर देता हूं। ये जो अथॉरिटीज अंडर एमपीएलआरसी, इसमें सबसे ऊपर होता है बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, जो स्टेट का एक ही होगा। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू सेक्शन 3 में दिया हुआ है इसका कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। एक प्री का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है कि इसकी प्रिंसिपल सीट कौन सी होती है, तो दैट इज ग्वालियर। तो एक स्टेट का एक बोर्ड ऑफ रेवेन्यू होगा सबसे पहले। उसके बाद 2018 के अमेंडमेंट के बाद स्टेट गवर्नमेंट को पावर दे दिया गया है कि वो स्टेट में एक प्रिंसिपल रेवेन्यू कमिश्नर अपॉइंट कर सकते हैं। सेक्शन 13A में इसका अपॉइंटमेंट के बारे में बात है, वहां लिखा है स्टेट गवर्नमेंट में अपॉइंट, तो वो चाहे तो एक प्रिंसिपल रेवेन्यू कमिश्नर अपॉइंट कर सकती है स्टेट के लिए। अब बाकी जो फर्दर ऑफिसर्स की लिस्ट है वो डिवीजन, डिस्ट्रिक्ट, सब डिवीजन और तहसील के लेवल पे है। तो उस डिवीजन में हम ऑफिसर्स को देखते हैं। अब इसका अगर आपको, जो अभी मैं आपको चार्ट देने वाला हूं, अगर आपको इसका सोर्स चाहिए तो उसके लिए आपको पढ़ना पड़ेगा 11 के बाद के प्रोविजन। 12 से लेके सेक्शन 12 से 22 तक में ये सारी बातें लिखी हुई हैं। तो देखिए, अब स्टेट को क्या किया है, अलग अलग डिवीजन में डिवाइड किया है, ये मैंने आपको बताया। मध्य प्रदेश के 10 डिवीजन है जो अभी हमने मैप पे देखे। तो हर एक डिवीजन का जो हेड होता है वो होता है कमिश्नर। एक डिवीजन का जो हेड ऑफिसर होगा वो होगा कमिश्नर, और साथ में एडिशनल कमिश्नर्स के भी अपॉइंटमेंट हो जाते हैं। इसके बाद हर डिवीजन डिवाइडेड होता है डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स में, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट होती हैं डिवीजन के अंदर। डिस्ट्रिक्ट का जो हेड होगा वो होगा कलेक्टर, और साथ में एडिशनल कलेक्टर भी अपॉइंट होंगे। इसके बाद जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं, दे आर फर्दर डिवाइडेड इनटू सब डिवीजन। डिस्ट्रिक्ट का फर्दर डिवीजन है सब डिवीजन, और उसके लिए जो ऑफिसर अपॉइंट होता है वो है सब डिविजनल ऑफिसर या एसडीओ। अब देखिए, एसडीओ कोई अलग पर्सन नहीं है। अभी आप अगर सेक्शन 11 अपने सामने रखें इस अथॉरिटी को पढ़ते समय, तो वहां पे तो भैया 19 ऑफिसर्स हैं, ठीक है। तो वो अलग अलग पर्सन नहीं है, एक ही पर्सन अलग अलग फंक्शन परफॉर्म करता है, तो उसका अलग ऑफिस हो जाता है। ये बिल्कुल उस तरह है जैसे एक पर्सन अपॉइंट होता है सिविल जज, अब वही मजिस्ट्रेट भी है। जब क्रिमिनल मैटर सुनेगा तो मजिस्ट्रेट है, सिविल मैटर सुनेगा तो वो सिविल जज कहलाता है। उसी तरीके से यहां अथॉरिटीज है, इतने पर्सन नहीं होते हैं, पर्सन सेम रहेगा, वो 2-3 अलग अलग फंक्शन परफॉर्म कर रहा है, इसीलिए उसका डेजिग्नेशन चेंज होगा। तो जो असिस्टेंट ज्वाइंट डेप्यूटी कलेक्टर हैं,
उन्हीं के ऊपर पावर कन्फर किया जाता है एसडीओ का, सब डिविजनल ऑफिसर का, सेक्शन 22 में ये आपको मिल जाएगा। इसके बाद और जो डिस्ट्रिक्ट है उसमें डिफरेंट तहसील्स होती हैं। ये जो तहसील है इसका इंचार्ज बनाया जाता है तहसीलदार को। तहसीलदार के साथ एडिशनल तहसीलदार और नायब तहसीलदार के भी अपॉइंटमेंट्स एमपीएलआरसी में है। काफी इंपॉर्टेंट ऑफिसर्स हैं, कई जगह इसके बारे में प्रोविजंस में हम पढ़ते हैं। तहसीलदार के साथ एक अपॉइंटमेंट और होता है जो डिस्ट्रिक्ट के लिए जितने चाहे स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंट कर सकती है, एक डिस्ट्रिक्ट में जितने चाहे उतने सुपरिटेंडेंट ऑफ लैंड रिकॉर्ड। इनके फंक्शंस पे एग्जैक्टली कोई ऐसा नहीं है, जो भी कोड कन्फर करेगा फंक्शन वो परफॉर्म करेंगे। तो एक डिस्ट्रिक्ट में एक सेपरेट अपॉइंटमेंट होता है सुपरिटेंडेंट लैंड रिकॉर्ड या असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट लैंड रिकॉर्ड का। अब अगर आप इस लिस्ट को देख रहे हैं पूरा, तो और सेक्शन 11 में जो लिस्ट दी हुई है रेवेन्यू ऑफिसर्स की, उससे आप कंपेयर करेंगे तो कुछ ही नाम यहां पे आए हैं। बहुत सारे ऐसे ऑफिसर्स हैं जिनका नाम अभी तक मैंने नहीं लिया। ये किस वजह से है वो मैं आपको बता देता हूं। तो देखिए, जो पूरा ये सिस्टम है एमपीएलआरसी में, जो पूरा लैंड रेवेन्यू का सिस्टम है, इसमें बहुत सारे फंक्शंस हैं। इसमें डिस्प्यूट्स रिजॉल्व करना है, कोई अगर ट्रेसपास करता है किसी के लैंड पे तो उसके लिए पेनल्टी वगैरह लगानी है, बहुत सारे काम है। उनमें से एक इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है लैंड सर्वे का। चैप्टर 8 स्पेसिफिकली इसके लिए डील करता है। 2018 में पूरा अमेंड हुआ है, पहले 7 8 दो चैप्टर थे, अब 7 हटा के सिर्फ 8 आ गया है नया। और इसमें पूरा लैंड सर्वे के बारे में दिया। ये एक सेपरेट फंक्शन है जो अथॉरिटीज को परफॉर्म करना है। लैंड सर्वे बेसिकली होता क्या है, जितना भी लैंड है एमपी का, उसको डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड किया, विलेजेस में डिवाइड किया, सेक्टर में डिवाइड किया, और फिर उनके पूरे रिकॉर्ड्स मेंटेन करने हैं। ये जो पूरा फंक्शन है इसे कहा जाता है लैंड सर्वे। अब लैंड सर्वे के लिए कुछ नए अपॉइंटमेंट्स हैं अथॉरिटीज के, और मेजॉरिटी फंक्शन यही लोग परफॉर्म करेंगे, लेकिन इनके डेजिग्नेशन चेंज हो जाएंगे। ये ठीक उसी तरह है जैसे सिविल जज और मजिस्ट्रेट होता है। ठीक, तो देखिए, लैंड सर्वे के लिए सबसे पहले 61 में तो लैंड सर्वे डिफाइंड है, फिर 62 में एक अपॉइंटमेंट है जो कि है आपका कमिश्नर लैंड रिकॉर्ड, या एडिशनल कमिश्नर भी साथ में अपॉइंट हो जाते हैं। तो कमिश्नर लैंड रिकॉर्ड एक सेपरेट अपॉइंटमेंट है अंडर सेक्शन 62, ये एक ऑफिसर अपॉइंट होता है। इसके बाद जो फर्दर इसकी हिरार्की है लैंड सर्वे के पर्पस के लिए, उसमें नेक्स्ट ऑफिसर जो है वो होता है आपका डिस्ट्रिक्ट सर्वे ऑफिसर। एक डिस्ट्रिक्ट का ये हेड होता है, ये वही डिवीजन का, और डिस्ट्रिक्ट सर्वे ऑफिसर जो होगा एक डिस्ट्रिक्ट का हेड। अब ये कोई अलग पर्सन नहीं होगा, ध्यान रखिए। ये जो डिस्ट्रिक्ट सर्वे ऑफिसर है कलेक्टर को ही असाइन कर दिए जाते हैं पावर डिस्ट्रिक्ट सर्वे ऑफिसर के। ठीक है, ये अलग है, कमिश्नर अलग है, और एक कमिश्नर लैंड रिकॉर्ड सेपरेट अपॉइंटमेंट होगा। बट जो कलेक्टर है उसी को डिस्ट्रिक्ट सर्वे ऑफिसर के भी फंक्शन परफॉर्म करने हैं। ऐसे ही जो एसडीओ है, सब डिविजनल ऑफिसर, इसको फंक्शन परफॉर्म करना है डेप्यूटी सर्वे ऑफिसर का। ठीक, डिस्ट्रिक्ट सर्वे ऑफिसर के नीचे हिरार्की होगी डेप्यूटी सर्वे ऑफिसर की, और ये कौन होता है, एसडीओ ही डेप्यूटी सर्वे ऑफिसर के फंक्शन परफॉर्म करता है। इसके बाद एक और डेजिग्नेशन इसमें है असिस्टेंट सर्वे ऑफिसर। ये असिस्टेंट सर्वे ऑफिसर तहसीलदार, नायब तहसीलदार और ये होते हैं एडिशनल तहसीलदार। तहसीलदार, एडिशनल तहसीलदार, नायब तहसीलदार ही असिस्टेंट सर्वे ऑफिसर का फंक्शन परफॉर्म करेंगे। तो ये बेसिकली वो अथॉरिटीज हैं जो सेक्शन 11 में मेंशन तो हैं, लेकिन कब क्या परफॉर्म, जैसा मैंने कहा पर्सन अलग नहीं है, फंक्शन अलग परफॉर्म कर रहे हैं। ये चार्ट अब अगर आपको ध्यान रहे हमेशा, इस चार्ट को बहुत अच्छे से आप देख लीजिए, क्योंकि जो अपील वगैरह के जो भी क्वेश्चंस होते हैं, जैसे फर्स्ट अपील है तो वहां दिया हुआ है कि एसडीओ के नीचे के जितने ऑफिसर हैं उनकी कोई भी अपील होगी एसडीओ सुनेगा। एसडीओ की अपील कलेक्टर के पास जाएगी, कलेक्टर की कमिश्नर के पास, और कमिश्नर के बाद बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के पास, सीधे यहां से। तो जैसे यहां अपील की हिरार्की है, वैसे यहां भी फर्स्ट अपील की हिरार्की कुछ इसी तरीके से है कि डेप्यूटी सर्वे ऑफिसर इसकी अपील सुनेगा नीचे वाले की, और डेप्यूटी सर्वे ऑफिसर की अपील डिस्ट्रिक्ट सर्वे ऑफिसर सुनेगा। बट यहां उसके बाद चेंज है कि कमिश्नर लैंड रिकॉर्ड जो है वो अपील नहीं लेता। ये जो डिस्ट्रिक्ट सर्वे ऑफिसर की अपील भी जाएगी कमिश्नर के पास ही, ये ध्यान रखिएगा। तो इस तरीके से वो सब प्रोविजन अलग है। अभी मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको एक एक प्रोविजन में से क्या क्या क्वेश्चन बनता है वो बताने वाला हूं वहां, लेकिन ये सब काम आएगा। उस वीडियो को देखने के लिए ये प्रीरिक्विजिट है। ये अगर आपको कंसेप्ट क्लियर हो गया है तो आप उस वीडियो को बहुत अच्छे से समझ पाएंगे, इसीलिए इसे बहुत ध्यान से देख लीजिए। ठीक है, ये सब चार्ट्स वगैरह अगर आपको चाहिए तो टेलीग्राम चैनल जो है एलेक का, वहां पे ये आपको पीडीएफ फॉर्म में भी मिल जाएंगे। तो वीडियो के बाद आप वहां से ले सकते हैं ये चार्ट्स। ठीक है, तो ये मेरे ख्याल से हायरार्की आपको क्लियर हो गई है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है।
एमपी एलआरसी को समझने के लिए। अब आपके दिमाग में थोड़ा सा ये क्लैरिटी आएगी कि कौन क्या ऑफिसर है, किसके अंडर कौन काम कर रहा है। ठीक, तो ये हमने डिराइव कहां से किया है, सेक्शन 11 टू 22 ये, और सेक्शन 65 62 में कमिश्नर, और बाकी ये 65 से आप उसको पढ़ेंगे, बिल्कुल आप इसको समझ पाएंगे। सो ये था अबाउट द अथॉरिटीज। इसके बाद अगला जो मैंने आपको कहा था, तीसरी बात जो, या जो तीसरा पार्ट जो मैं इसमें आपको वीडियो में बताने वाला हूं, वो है एरिया के बारे में। ये दिया हुआ है सेक्शन 61 में। तो सेक्शन 61 जो है वो बताता है कि जो एमपी का स्टेट है उसका एरिया कैसे डिवाइड होगा फॉर द पर्पस ऑफ लैंड सर्वे। ठीक, तो यहां आप उसको समझ लीजिए, 61 आप बाद में पढ़ लेना, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, इसको सिंप्लीफाइड तरीके से आप यहां समझ लीजिए। तो देखिए, जितना भी अर्बन एरिया है वो सेपरेट होगा, अर्बन एरिया अलग, नॉन अर्बन एरिया अलग। अब अर्बन एरिया को फर्दर डिवाइड किया जाएगा अलग अलग सेक्टर्स में। देखिए, एडमिनिस्ट्रेशन का जब फंक्शन होता है, एडमिनिस्ट्रेशन के पर्पस से जो डिवीजन है वो तो आपका डिवीजन, डिस्ट्रिक्ट, तहसील वो सब हो गया। ठीक है, लैंड सर्वे के पर्पस से अलग डिवीजन है। आप समझ रहे हैं, फंक्शन दोनों अलग हैं। तो देखिए, लैंड सर्वे में जितना भी अर्बन एरिया है उसको सेक्टर्स में डिवाइड किया गया है, अलग अलग सेक्टर्स। अब इस सेक्टर को फर्दर डिवाइड किया जाएगा सर्वे नंबर और ब्लॉक्स में। सर्वे नंबर जो है ये आपका है एग्रीकल्चरल लैंड। सेक्टर में जितना भी एग्रीकल्चरल लैंड होगा उसको क्या एक नाम दिया गया है, सर्वे नंबर। सेपरेट एरिया जितना एग्रीकल्चर के लिए यूज हो रहा है अर्बन एरिया में, एक पर्टिकुलर सेक्टर में, वो हो जाएगा आपका सर्वे नंबर। जो नॉन एग्रीकल्चरल लैंड है वो आपका ब्लॉक में होता है, और ब्लॉक का भी फर्दर डिवीजन है, जैसा आप यहां देख पा रहे हैं, प्लॉट नंबर। तो प्लॉट नंबर के कलेक्शन को ही हम ब्लॉक कहते हैं। ठीक है, और ब्लॉक और सर्वे नंबर, क्योंकि ब्लॉक जो है ये नॉन एग्रीकल्चरल लैंड है, तो एग्रीकल्चरल नॉन एग्रीकल्चरल मिला के एक सेक्टर में दो पार्ट्स में ये जो लैंड है डिवाइड रहता है। ऐसा हर सेक्टर में होता है ये डिवीजन। इसके बाद अगर नॉन अर्बन एरिया के डिवीजन पे हम आए, तो नॉन अर्बन एरिया को डिवाइड किया गया है डिफरेंट विलेजेस में। जैसे वहां सेक्टर है, यहां अलग अलग विलेज हैं। अब इन विलेज में अंदर की कहानी बिल्कुल सेक्टर की तरह ही है कि जितना भी एग्रीकल्चरल लैंड होगा वो सर्वे नंबर में डिवाइडेड होगा। जैसे एक पीस ऑफ लैंड होता है ना कि आपके पास 1 एकड़ जमीन है, 2 एकड़ है, तो अगर वो एग्रीकल्चरल है तो वो एक सर्वे नंबर है, एक यूनिट लैंड की। सो सर्वे नंबर हो गया एग्रीकल्चरल लैंड, और ब्लॉक्स हो गए नॉन एग्रीकल्चरल लैंड। ठीक, और ब्लॉक्स फर्दर डिवाइडेड है प्लॉट में। आपके पास जैसे होता है ना नॉन एग्रीकल्चर रेजिडेंशियल पर्पस के लिए जो इस्तेमाल हो रहा है, एक प्लॉट का पीस, सो दैट plot are divided into or clubbed into, rather I should say they are clubbed into blocks। ठीक है, और दोनों मिला के सर्वे नंबर और ब्लॉक, एग्रीकल्चरल, दिस इज एग्रीकल्चरल, दिस इज नॉन एग्रीकल्चरल, दोनों मिला के आपका विलेज हो जाएगा, नॉन अर्बन एरिया की कहानी। तो इस तरीके से ये एरिया डिवाइडेड है, क्योंकि भाई लैंड सर्वे अमेंडमेंट के बाद आया 2018 के बाद, मेंस के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और उसको पढ़ने और समझने के लिए ये आपको पहले समझना पड़ेगा कि लैंड को किस तरीके से डिवाइड किया गया। आई होप इस वीडियो से आपको कुछ क्लैरिटी इन चीजों पे मिल जाएगी। अब अगर आप प्रोविजन या उनके अंदर की चीजें याद करेंगे ना, थोड़ा सा इजी होगा आपके लिए याद रखने में भी, और लॉन्ग टर्म तक आप उसको थोड़ा सा रिटेन कर पाएंगे। सो अगला वीडियो हमारा जो आएगा उसमें मैं, आप प्लीज अपने अपने बेरेक्ट उसमें साथ में रखें। बेरेक्ट में मैं एक एक प्रोविजन में मार्क कराऊंगा कहां से क्या क्वेश्चन प्री में आएगा। एमपी में 5 क्वेश्चन है, वी विल इंश्योर कि वो पांचों आपसे बन जाएं। ठीक है, इस वीडियो के ये जो चार्ट है, या जो मैंने इसके पहले अथॉरिटीज का चार्ट दिया, अगर आपको वो चाहिए है तो एलेक के टेलीग्राम चैनल पे आप चले जाएं, वहां हमने ये पीडीएफ शेयर किया हुआ है। और अगले वीडियो का आप वेट करें, जल्दी वो नेक्स्ट वीडियो आएगा, उसमें बेरेक्ट के साथ आप बैठें। If this video was helpful for you, then please like the video and subscribe our channel. Thank you.